NIOS क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस यानी कि एग्जाम्स में कौन से चैप्टर्स आएंगे और कौन से नहीं, मार्किंग स्कीम, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में आएगा, सिलेबस में से इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, ब्लूप्रिंट, सैंपल पेपर, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कैसा रहने वाला है, फॉर्मेट क्या होगा, पैटर्न कैसा होगा एंड अप्रैल अक्टूबर या आप ऑन डिमांड में एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए लेटेस्ट सिलेबस कौन सा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे टिप्स बताने वाला हूं विद सिलेबस के साथ, जो आपको आपके एग्जाम में 75% से प्लस मार्क्स लाने में आपकी हेल्प करेगा। इस वीडियो को एंड से जरूर देखना, यह वीडियो आपको फेल होने से बचा लेगा। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। NIOS बोर्ड की तरफ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है ये आपको बता दिया गया है और इस सिलेबस में जो बताया गया है वही आपको पढ़ना है। आपके सिलेबस में टोटल ये चैप्टर्स दिए गए हैं। अब जैसे आप अपने चैप्टर से देखोगे आपको ये लगेगा कि आपको पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है फिर सेकंड चैप्टर पढ़ना है, लेकिन आपको ऐसे नहीं पढ़ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत NIOS बोर्ड के द्वारा आपका जो सिलेबस है इसको बाइफरकेट किया गया है। दैट मींस NIOS बोर्ड ने एक न्यू सिलेबस का PDF दिया है जिसका नाम है बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस। बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस में यह बताया गया है कि आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं। अब ये जो सिलेबस है ये अप्रैल और अक्टूबर सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है और जो अपना एग्जाम ऑन डिमांड में देंगे उनको कौन सा पढ़ना होगा अभी आपको मैं ये भी बताऊंगा। बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कहीं कोई टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे सिलेबस में टोटल 30 चैप्टर्स है, लेकिन आपको ये सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ना क्योंकि सिलेबस का बाइफरकेशन किया गया है। इसका मतलब होता है कि सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया है। कुछ चैप्टर्स आपके टीएमए में डाल दिए गए हैं और कुछ चैप्टर जो आपके एग्जाम्स में आएंगे उसको पब्लिक एग्जाम्स के कॉलम में डाला गया है। अब टीएमए का मतलब क्या होता है? NIOS बोर्ड के द्वारा आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं इन सभी चैप्टर्स में से जो टीएमए वाले कॉलम में लिखे गए हैं और इन 6 क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से A4 साइज पे लिखकर स्कैन कर आपको NIOS बोर्ड की वेबसाइट पे सबमिट करवाना होता है। अब आप इसका आंसर कहीं से भी देखकर लिख सकते हो क्योंकि ये असाइनमेंट जैसा होता है, प्रोजेक्ट फाइल जैसे आप पहले बनाया करते थे CBSE बोर्ड है, आप किसी और बोर्ड से आए हो तो असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट फाइल बनते थे, सिर्फ इस तरीके से NIOS बोर्ड के अंदर भी ट्यूटर मार्क असाइनमेंट होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीएमए कहते हैं, जिसके आपको 16 मार्क्स मिलता है टीएमए सबमिट करवा देने के बाद। तो ये जो चैप्टर जो टीएमए वाले कॉलम में दिए गए हैं ये चैप्टर्स आपके फाइनल एग्जाम में नहीं आते, तो ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना होता। आपको सिर्फ वही चैप्टर्स पढ़ना होता है जो पब्लिक एग्जाम के कॉलम में दिया गया है और इसमें टोटल 18 चैप्टर्स है। टीएमए सबमिट करवाने के बाद आपको 16 मार्क्स मिल जाते हैं, ये फ्री का मार्क्स होता है। लेकिन जो आपका थ्योरी एग्जाम होता है ये 64 मार्क्स का होता है जो अपना एग्जाम अप्रैल या अक्टूबर सेशन में देते हैं। तो पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए तो ये चैप्टर से सिलेबस के अंदर जो आपको पढ़कर जाना है, लेकिन जो अपना एग्जाम ऑन डिमांड में देंगे उनको पब्लिक एग्जाम के सारे चैप्टर्स और टीएमए के भी सारे चैप्टर्स पढ़ना होता है, इसलिए वर्डन ज्यादा होता है। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आप यही चैप्टर्स पढ़े क्योंकि सिलेबस का 60% पोर्शन 64 मार्क्स में आ रहा है आपके एग्जाम में और पूरे सिलेबस का 40% पोर्शन सिर्फ 16 मार्क्स में आ रहा है एग्जाम में, क्योंकि 16 मार्क्स का ही आपका असाइनमेंट होता है। तो आप पहले इनको स्किप करके पहले आप इनको कवर कीजिए, टाइम बचता है तो ही आप ये पढ़िए। ये उनके लिए है जो अपना एग्जाम ऑन डिमांड में देंगे। ऑन डिमांड में टीएमए का ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए आपको टीएमए का चैप्टर्स पढ़ाया जाता है। पब्लिक एग्जाम में टीएमए का चैप्टर होता है, इसलिए वो असाइनमेंट बना के पहले सबमिट करवा चुके होते हैं, इसलिए पब्लिक एग्जाम के स्टूडेंट्स को टीएमए का चैप्टर्स नहीं पढ़ना होता। प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स में होता है, चाहे आप पब्लिक एग्जाम्स के हो या ऑन डिमांड के स्टूडेंट्स हो। तो इस प्रकार आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ना क्योंकि आप देख सकते हो ये टीएमए वाले कॉलम में है और नहीं आपको सेकंड पढ़ना है। आपको उसी चैप्टर से स्टार्टिंग करनी है जो आपको पब्लिक एग्जाम में चैप्टर दिया गया है, यानी कि चैप्टर नंबर 3 आपको पढ़ना है, इसके बाद आपको 6th पढ़ना है। यही चैप्टर्स आपके सिलेबस में है, यही आपको पढ़कर जाना है अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो सिलेबस को समझ जाने के बाद अब हम ये समझते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में आपके एग्जाम में आने वाला है। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा सिर्फ वही चैप्टर पढ़ने के लिए जो आपका मकसद पूरा कर दे। और 75% अगर आप जेईई के लिए पढ़ रहे हो तो ये फुलफिल हो जाए आपकी। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जो एक मॉड्यूल दिया गया है इसके अंदर कई सारे चैप्टर्स होते हैं, देख सकते हो आप, ये देखिए कितने चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं मॉड्यूल्स के अंदर। तो यहाँ पे अब जो मैं बता रहा हूँ यह मैं मॉड्यूल्स की बात करूंगा, एक पूरे मॉड्यूल की। इसको कहते हैं मार्किंग स्कीम। इसमें जो फर्स्ट मॉड्यूल है फोर्स एंड एनर्जी, इस मॉड्यूल से टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और फर्स्ट मॉड्यूल में टोटल 2 ही चैप्टर्स दिए गए, ये वो 2 चैप्टर्स हैं। इसके बाद है सेकंड मॉड्यूल जिसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है और इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है ये वाला। एंड इसके बाद है थर्ड मॉड्यूल, इसमें से भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनकर आएगा और इसमें भी सिर्फ एक ही चैप्टर है। एंड इसके बाद फोर्थ मॉड्यूल में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, फिफ्थ मॉड्यूल में से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड 6th मॉड्यूल ऑप्टिक्स वाला, इसमें से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड 7th मॉड्यूल एटम्स में से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और सबसे एंड में सेमीकंडक्टर, ये आपका बहुत इजी मॉड्यूल है, इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स में आने वाला है।
यहाँ पे आपको मैंने ये बता दिया है। अब यहाँ पे आपको मैं दो चीजें बताता हूँ। सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, जो मैंने रेड लाइट से हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वो मॉड्यूल है जिनको पढ़कर आप एग्जाम्स के अंदर आसानी से पास हो सकते हो, क्योंकि आप देखोगे तो इनमें चैप्टर्स भी कम है और मार्क्स भी आपको अच्छे खासे मिल रहे हैं। फर्स्ट मॉड्यूल जो कि 14 मार्क्स का आएगा, इनमें सिर्फ आपको 2 ही चैप्टर पढ़ना है। सेकंड मॉड्यूल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इसमें सिर्फ 1 ही चैप्टर है। थर्ड मॉड्यूल 6 मार्क्स में आएगा और इसमें भी 1 ही चैप्टर है। और इसके बाद जो 8th मॉड्यूल है सेमीकंडक्टर, ये एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स में आएगा और इसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर है। तो अगर आप रेड हाइलाइट्स वाले मॉड्यूल्स को पढ़ लेते हो तो एग्जाम के अंदर इजीली पास हो जाओगे, क्योंकि इनमें आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे और आपको चैप्टर्स भी कम पढ़ना होगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आपको 75% से प्लस मार्क्स लेकर आना है, 80 to 90% अगर मार्क्स आप स्कोर करना चाहते हो, तो आपको वो भी मॉड्यूल पढ़ने होंगे जो मैंने यहाँ पे ग्रीन लाइट से हाईलाइट किया हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे 4th मॉड्यूल 6 मार्क्स में आ रहा है। इसके बाद जो 5th और 6th मॉड्यूल जो है, ये सबसे हाई वेटेज का चैप्टर है आपका, क्योंकि 5th मॉड्यूल आपका 16 मार्क्स में आ रहा है और 6th मॉड्यूल आपका 14 मार्क्स में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको मैंने दोनों कैटेगरी बता दिया है। जो फर्स्ट मॉड्यूल है आपका, इसमें न्यूमेरिकल थोड़ा होता है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है, प्रैक्टिस करनी होगी तभी आपको आएगा। जो आपका सेकंड मॉड्यूल है, इसमें डिफाइन द टर्म्स वाले क्वेश्चन आते हैं एंड डेरिवेशन आते हैं। तो ये क्वेश्चन आएंगे सेकंड वाले मॉड्यूल से, तो आपको इन पर ज्यादा फोकस करना होगा। एंड जो आपका थर्ड मॉड्यूल है, इसमें जो थर्मोडायनेमिक साइकिल या प्रोसेस कह लो या कार्नोट इंजन, इनके ऊपर क्वेश्चन बनकर आते हैं, तो आपको इन पर ज्यादा फोकस करना होगा। एंड इसके बाद जो 8th मॉड्यूल है, रेड हाईलाइट से हाईलाइट किया हुआ है मैंने, ये सेमीकंडक्टर वाला है। इसमें आपको सेमीकंडक्टर्स के टॉपिक्स पढ़ना होगा, जैसे डिवाइसेस हो गया, रेक्टिफायर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इन पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा 8 मॉड्यूल में से। तो ये होगा रेड हाईलाइट्स वाले मॉड्यूल्स, जिससे पढ़कर आप पासिंग मार्क्स इजीली ला सकते हो। लेकिन अगर आपको 70 to 80% लेकर आना है, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करना होगा, जो ग्रीन हाईलाइट से मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो इस प्रकार ये आपके सारे मॉड्यूल्स हैं। कितने मार्क्स में आएंगे मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया है। अब हम ये समझते हैं कि आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। अब ये सब कुछ बता देने के बाद फाइनली आप एग्जाम में जाओगे तो पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होगा, आपको लिख कर कैसे आना है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कितने एमसीक्यू आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, डिफाइन वाले क्वेश्चन कैसे आपको लिख कर आना होगा, एनएच बोर्ड के द्वारा जो लेटेस्ट पैटर्न बताया गया है। तो एक बार मैं आपको इस पैटर्न को समझा देता हूँ, ताकि आप एग्जाम के अंदर जाओ तो आपको सब कुछ फैमिलियर सा लगे। अब हम समझते हैं एक बार क्वेश्चन पेपर का पूरा फॉर्मेट क्या है, पैटर्न क्या होने वाला है। सिलेबस और मार्किंग स्कीम को अच्छी तरीके से समझने के बाद अब हम जानते हैं एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। फिजिक्स में आपके 43 क्वेश्चंस आएंगे, जिनको सब डिवाइडेड किया गया है 2 पार्ट में, एक सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में। सेक्शन ए के अंदर आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, एंड सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट आपको जानने के लिए मिलेगा। एक छोटा सा भी पार्ट आप स्किप मत कर देना। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना देखते हैं। सबसे पहले हमारा सेक्शन ए का जो पार्ट ए आया, इसने कहा कि 1 से लेके 16 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होने वाला है। अब हमें इनमें से आंसर चॉइस करना है, कौन सा आंसर सबसे बेस्ट होगा, और इनमें भी इंटरनल चॉइस दे रखा है। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है और में, तो आप क्या कर सकते हो, ये करो या ये करो, दोनों में से कोई सा भी कर लो। इसने बोला था नेट फोर्स ऑन अ काइट हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई, मतलब एक पतंग है वो आपकी स्काई में फ्लाई कर रही है, वो स्टेशनरी है। तो स्टेशनरी मतलब क्या है कि कोई चीज रुकी हुई है, इसका मतलब उस पे जो रिजल्टेंट ऊपर लगने वाला, नीचे हर तरफ लगने वाला फोर्स एक दूसरे को सबको बैलेंस कर रहे हैं। और जब बैलेंसिंग फोर्स होगा तो बीच में जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 0। आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 0 न्यूटन। कितना इजी था, बट ये चीज हमें कॉन्सेप्चुअल पता होनी चाहिए ना। अब स्टेशनरी का केस ही नहीं पता होगा तो हम आंसर कैसे करेंगे। और वाले को भी देख लेते हैं। इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट 1 न्यूटन कैन बी एक्सप्रेस। 1 न्यूटन को कैसे एक्सप्रेस कर पाते हो, तो इसके लिए सेकंड लॉ को याद करते हैं हम। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फिजिकल्स टू ma। m को कैसे हम डिफाइन करते हैं, kg में हम करते हैं। और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो तो कहीं है क्या ऐसा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम माइनस में, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। कितना आसान था, बट ये चीज आपको समझना तब पड़ेगा जब आप क्वेश्चन और सभी चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। चैप्टर को पढ़ लोगे तो बहुत ईजी है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन दिखाता हूं मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना बता देता हूं आपको। जैसे क्या बोला था, मास ऑफ अ बॉडी 2 kg है। वेट क्या होगा, वेट और मास में डिफरेंस है, ये आप सबको पता होना चाहिए। तो वेट क्या होता है, वेट
वेट इज इक्वल टू mg के बराबर होता है। मतलब जितना हमारे ऊपर अर्थ जो है सरफेस हम पे फोर्स लगा रहा है वो होता है। तो मास कितना है 2 है। g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 होती है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 19.6 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा आंसर ये आ गया। ऐसे इसके और में भी देखा जाए अ बॉडी ऑफ अ मास 200 ग्राम वो एयर में फॉल किया जा रहा है जिसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एयर में है तो कोई चीज ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते हो तो वो अपोजिशन फोर्स भी तो लगाएगा ही लगाएगा। तो अपना फोर्स पहले निकाल लो, अपोजिशन फोर्स निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, पता चल जाएगा। इसको पहले हम किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं तो करेंगे तो 0.2 किलोग्राम आ जाएगा। हमें इसमें अगर फोर्स लगाए तो फोर्स कितना आ जाएगा हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। F = ma तो 0.2a इंटू में 6 तो कितना आ गया, ये आपका 1.2 आ गया न्यूटन फोर्स। अब ड्रैगिंग फोर्स एयर का फोर्स कितना होगा m और g के बराबर। तो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 0.2 हो गया और g की वैल्यू कितनी है 9.8 हो गया। तो इससे हम करेंगे तो 1.96 आ गया। अब देखा जाए तो यहाँ पे क्या है 1.96 और यहाँ पे क्या है 1.2, कौन सा बड़ा। तो इसमें जो ड्रैगिंग फोर्स है वही है। तो 1.96 में से 1.2 को हम माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 0.76। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे हमें तुक्का नहीं भेड़ना, हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम अच्छे तरीके से किसी भी न्यूमेरिकल या हर चीज को क्लियर कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, ये भी हमारे ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे हम एक चीज स्पेशली देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन भी है उसके साथ हम मल्टीपल चॉइस के साथ साथ एक और चॉइस दे रखा है। अब यहाँ पे हम चैप्टर हम देखें तो ये हमारे लॉज ऑफ मोशन के ही बन रहे। अब इसने बोला पैसेंजर मूविंग अ बस थ्रोन फॉरवर्ड। तो गाड़ी जब चलनी स्टार्ट होती है या ब्रेक लगता है तो इंसान अपने आप भागने लगता है, अपने आप इधर से उधर जाने लगता है। क्या वो थोड़ी ना गाड़ी चला रहा है, पैसेंजर जो है इधर उधर चलने लगता है। रीजन क्या होता है इसका, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये फर्स्ट लॉ है। इसका ऑप्शन का जो आंसर है ना वो नीचे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे सब जानते होंगे किसके रीजन है लेकिन आप सब बता के देखना। मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, मार्किंग स्कीम इसके नीचे दी हुई है। तो आप देखो इसमें एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन में आपके इस तरीके के क्वेश्चन बन गए। अब यहाँ पे आपके जो चैप्टर आपके फिजिक्स के अंदर आपने देखे होंगे, सिलेबस के अंदर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपने देखा, उन सभी से ये एमसीक्यूज बन रहे हैं। अभी देखो 4th क्वेश्चन तक आपके इंटरनल चॉइस मिला है, 5th क्वेश्चन में आ गए हम, तो यहाँ से इंटरनल चॉइस मिलना बंद हो गया, बट हमारे एमसीक्यू ही क्वेश्चन है ये। तो मैंने यहाँ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को आपको बता दिए जिस तरीके से। देखो एक 7th क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन इजी है बट हाँ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग द लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक लॉ एक्चुअली इज, मतलब इन चारों में से कौन सा लॉ थर्मोडायनेमिक का है और कौन सा नहीं है। इसने बोला जीरोथ लॉ, फैराडे लॉ, आइडियल लॉ, बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ, ये फैराडे तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट का, यहाँ कैसे आ गया। आइडियल लॉ तो हमारे गैस का होता है, यहाँ कैसे आ गया। बॉयल्स लॉ गैस का, यहाँ कैसे आ गया। तो ये तीनों तो है ही नहीं, हमें पता है जीरोथ लॉ होता है, हम लगा देंगे डायरेक्ट आंसर जीरोथ लॉ के ऊपर। इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज, कौन से इनमें से टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक है, सब है, ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, थर्मल भी होता है। तो ऑल ऑफ द मेंशन, कितना इजी है। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके इस टाइप के बनते हैं जो हमने दिखाए। देखो एक क्वेश्चन आया आपका प्रिज्म में से, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ अ व्हाइट लाइट डेविएट्स द मोस्ट व्हेन पासेस थ्रू अ प्रिज्म। जब प्रिज्म में से गुजारते हैं व्हाइट लाइट को तो कौन सबसे ज्यादा डेविएट होता है। वेव योर का केस जानते हो, ये सबसे नीचे से होता है तो ये वॉयलेट ही सबसे ज्यादा आपका डेविएट होता है। वेवलेंथ में सबसे कम वेवलेंथ इसका होता है। तो इस तरीके से हमारे ये 16 क्वेश्चन आप देखो तो यहाँ तक हमारा 16 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज है। देन यहाँ पे 16 क्वेश्चन के बाद स्टार्ट होता है आपका 17 से 28 क्वेश्चन जो आपके 2 मार्क्स कैरी करेंगे, बट उसमें आपके इंटरनल चॉइस भी आएंगे, पैसेज टाइप भी, ट्रू फॉल्स भी। अभी देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले। क्वेश्चन ने क्या कहा है, सबके अंदर 4 पार्ट्स दिए होंगे और 4 पार्ट्स में से आपको अटेम्प्ट करना ओनली 2 पार्ट्स। इसमें भी हमें मजा आने वाला है, 4 में से 2 ही तो करने हैं, 2 जो नहीं आते वो छोड़ देंगे। जैसे देखो 17 क्वेश्चन एक पैसेज टाइप दिया हुआ है, मतलब पैसेज हमें ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देगा, बट ऐसा मत सोचना कि पैसेज में से ही आंसर आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखो 17 क्वेश्चन में क्या कहा है, फ्रिक्शन बिटवीन एनी 2 सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। मतलब फोर्स की कहानी बता रहा है कि फ्रिक्शन क्या होता है कि 2 सरफेस में जो कॉन्टैक्ट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन होता है। अब इसमें से अटेम्प्ट करना है एनी 2 को, हमें 4 में से किसी 2 को। देखते हैं सबसे पहले का, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, रुकी हुई केस में सबसे मैक्सिमम होता है। तो इसने बोला स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है। बॉडी पे डिपेंड करती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे करती है, एक्सेलरेशन पे करती है, एरिया पे नहीं करती है। मतलब हमारा सी ऑप्शन है। अब इसने बोला यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का यूनिट क्या होता है भैया, यूनिट ही नहीं होता, यूनिट लेस होता है। ये भी नीचे वाले भी करवा दो। चलो अरेंज करना असेंडिंग। असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े में सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स किसका होता है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये रोलिंग फ्रिक्शन का, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का, ये स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे हाईएस्ट होता है, फिर उसके बाद थोड़ा कम काइनेटिक होता है और सबसे कम रोलिंग होता है, क्योंकि रोलिंग में वो अपने आप चलने स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया बी ऑप्शन।
इसके बाद हमारा फोर्थ भी दिया हुआ, 2 ही करने हैं ना, हमने 3 कर लिए, इनमें से 2 को आप छोड़ दो, 2 को आपको करना है। फिर 18 क्वेश्चन देखो क्या बोला है इसने, कंप्लीट करना है हमें सेंटेंस को यूजिंग द वर्ड। अब आपको वर्ड्स का यूज करना है ये जो दिए हुए हैं और इनका यूज करके इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इसने बोला टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ डैश सिस्टम इज कंजर्व। किसका टोटल लीनियर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है, तो हम कहेंगे क्लोज सिस्टम का। अब यहाँ पे हम देखें क्लोज सिस्टम है, नहीं है, आइसोलेटेड मतलब भी क्लोज्ड ही होता है, तो हम आइसोलेटेड डाल देंगे। फिर हम सेकंड पे आते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज हायर व्हेन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। यही होता है, तो जितना ज्यादा फोर्स बढ़ाओगे उतना ज्यादा ये बढ़ेगा, तो फोर्स क्या होना चाहिए, फोर्स बढ़ना चाहिए। तो इसने 2 बोले थे, हमें 2 ही अटेम्प्ट करने, 2 कर लिए, हम नीचे भी देख ले गया। इसने बोला द फील्डर इज लोअर हिज हैंड। जब बॉल को हिट किया जाता है तो उसके बाद फील्डर होता है वो जब बॉल को कैच करता है तो पीछे की ओर क्यों ले जाता है, नीचे की ओर क्यों ले जाता है, क्या मिनिमाइज करना चाहता है वो, फोर्स को। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है ना फोर्स, हम फोर्स ऑप्शन को मिनिमाइज कर देंगे। फिर बोला रिकॉइलिंग ऑफ अ गन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सीधी सी बात थी। तो हमने देख लिया क्या पैसेज टाइप क्वेश्चन हमने देख लिया कैसे करना होता है, जो ये कंप्लीट द सेंटेंस है वो भी देख लिया। अब ऐसा ही पैसेज टाइप क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये बर्नौली थ्योरम के अंदर से आया हुआ। अब देखो उसके बाद दोबारा से फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। देखो इसके अंदर तो ओनली 2 पार्ट्स दिए ही है, आपको दोनों के दोनों ही अटेम्प्ट करने होंगे, इसमें कोई चॉइस नहीं है। 20th क्वेश्चन में आओगे फिल इन द ब्लैंक्स में, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए, आपको 2 ही करने होंगे। अब इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए हुए, आपको खुद से भरने। अब आया नेक्स्ट मैचअप, इसमें 2 दिए हुए, यहाँ 3 दिए हुए, आपको 2 ही को मैचअप करना है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आपको पता हो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, E.A होता है, तो फोर्स अपॉन में चार्ज इनटू में मीटर स्क्वायर, तो फोर्स न्यूटन बाय कूलम मीटर स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, इससे मैच कर देंगे। फिर ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की तो हमने फोर्स अपॉन में कूलम की बात की ना, वो P से मैचअप कर देंगे, ये इससे मैचअप कर देंगे। कितना इजी था, तो 21 भी आपने मैचअप भी कर लिया। फिर दोबारा से देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, कंप्लीट द सेंटेंस होगा किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग। इसने बोला है किरचॉफ लॉ जो है ये 3rd इलेक्ट्रिक करंट में से आया हुआ है। चैप्टर देखो किरचॉफ लॉ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जो आपका किरचॉफ है वो किस पे बेस्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। ईएमएफ जो होता है कंपैरिजन किससे किया जाता है, पोटेंशियोमीटर से किया जाता है। मीटर ब्रिज किस पे डिपेंड करता है, किस लॉ पे, व्हीटस्टोन ब्रिज पे डिपेंड करता है। इन सभी चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा, क्लासेस में ज्वाइन तो हो, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में, क्योंकि क्लासेस की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। देन आपके ट्रू फॉल्स आ गया, एक नीचे भी ट्रू फॉल्स है, मैं उसको सॉल्व करवा के आपको दिखाऊंगा। फिर आपका दोबारा से मैचअप आ गया, मैचअप के क्वेश्चन आप देख लिया आपने, ऊपर भी मैचअप आया नीचे भी सेम वैसे ही मैचअप करना आपको। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किसी 2 से ये मैचअप कर देना, बात खत्म हो गई। 25 भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है। फिल इन द ब्लैंक के बाद फिर मैचअप आ गया, 3rd मैचअप आया ये। अभी हमने पढ़ा था मोस्ट डेविएटेड कलर कौन सा होता है, वॉयलेट। लीस्ट डेविएटेड कलर कौन सा आता है, रेड। ट्रू फॉल्स में आएंगे करेक्ट कौन सा है और कौन सा नहीं है, 2 ही अटेम्प्ट करने हमें। तो इसने बोला बीटा के पास हायर आयोनाइजेशन पावर होता है, ये बोल रहा है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। सबसे ज्यादा अल्फा के पास होता है क्योंकि सबसे भारी पार्टिकल वो होता है, तो ये फॉल्स हो गया। फिर इसके बाद नीचे बोल रहा है कि सोलर एनर्जी मेनली कॉज्ड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन द ऑक्सीजन। सोलर एनर्जी क्या ये दोनों का रीजन होता है, इसका आंसर आप बताना नीचे कमेंट करके, ठीक है, मार्किंग स्कीम को देखे बिना। फिर इसने बोला पास्टन जो सीरीज है हाइड्रोजन एटम का वो क्या लाई करता है यूवी रीजन में, नहीं भैया, तो ये आपका इंफ्रारेड में करता है, लेकिन इसने यूवी रीजन में कहा है तो ऐसा नहीं होता, यूवी में लाइमन करता है, ठीक है, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। 28 भी हमारा मैचअप है, तो मैचअप के आपने क्वेश्चन देख लिया। तो सेक्शन ए आपके इस तरीके के होने वाले। अब आते हैं हम सेक्शन बी के अंदर, हमें मिला सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट में हमारा सेमीकंडक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, उसका पहला पार्ट है, आपको डिस्क्राइब करना है ब्रीफली फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन आपको पता होगा, जब पीएन जंक्शन बनाया जाता है तो पीएन जंक्शन में यहाँ पे पी और यहाँ पे एन डाला जाता है, तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर जब फ्लो करते हैं ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे ई मोबाइल चार्ज क्रिएट होता है। उस ई मोबाइल चार्ज जो क्रिएट होता है ना, उसी को हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। इसका डेफिनेशन बोला है, सुटेबल डायग्राम इस टाइप का बनेगा और उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। 2 मार्क का क्वेश्चन है, हम कर लेंगे इसको। फिर इसने बोला है आपका डुअल नेचर वाला जो चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर द ऑब्जर्विंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताना है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के थ्रू। इसका जो डायग्राम है वो भी आपको बना के दिखा देना है, क्योंकि डायग्राम बनाओगे उसके बाद आपको जो लिखना होगा इसमें आप लिख सकते हो। फिर चॉइस दिया हुआ है, चॉइस बहुत सारे हैं क्वेश्चन में, नहीं ये नहीं आता ये कर लो, ये नहीं आता ये कर लो, लेकिन कर लो। देन 31st में आते हैं तो वो आपका न्यूक्लियर फिजन है। जब बहुत बड़ा साइज का एटम होता है तो उसको हम छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्टों में, उसे हम फ्यूजन
इक्वेशन कहते हैं, उसमें इक्वेशंस आपको लिखना है सपोर्टिव। 2 मार्क्स का है, बस एक डेफिनेशन और इक्वेशन लिख दो। ड्रॉ करना है रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हेलिकल स्प्रिंग के अंदर। फिर राइट करना है एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर कितना एनर्जी स्टोर किया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। आप जानते हो स्प्रिंग के अंदर kx² जो होता है वो आपकी एनर्जी होती है, 1/2 जो लगा दिया जाता है, फिर ये तो kx² है। रिस्टोरिंग एनर्जी के बारे में हम बात करने वाले हैं इसमें पूरा। तो ये आपका रिस्टोरिंग एनर्जी वेव के अंदर चले जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। फिर सो दैट 1 किलोवाट आवर्स एनर्जी है वो इक्वल्स टू इसके होता है। अब देखो 1 किलोवाट में बात करूं तो किलोवाट को वाट में चेंज करते हो तो क्या होता है 1000, और आवर्स को सेकंड में करते हो तो कितना आता है 3600। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, हो गया 100। इसके बाद आपको यहाँ पे 1/2 Li² जो है उसको आपको ड्राइव करके दिखाना है। ड्राइव मतलब यहाँ पे शो करना है मैग्नेटिक एनर्जी जो है रिक्वायर्ड टू बिल्ड। आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के अंदर जाओगे तो वहां से आपका आया हुआ। अब जानते हो कि फिजिक्स के अंदर फॉर्मूले की डेरिवेशन हो गई, फॉर्मूले पे बेस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, उसके ग्राफ हो गए, जैसे डिप्लीशन रीजन कहा गया सेमीकंडक्टर से, सेमीकंडक्टर में ही रेक्टिफायर हो गया, उनके बेस पे क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, देखो चॉइस दिए हुए आपको। एक्सप्रेशन फिर मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का निकालना है। सोलेनोइड का क्या होता है μ0 Ni, इसकी डेरिवेशन आपको करके दिखा देनी है, हो गया। इसके बाद आपका 35 क्वेश्चन है। 2 कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C1 एंड C2 कनेक्टेड इन सीरीज। आपको सीरीज में दिया हुआ है और डीसी वोल्टेज से कनेक्ट है। ड्राइव करना है एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। तो हमें इसको ड्राइव करने का जो तरीका है वो बताया जाता है, लेकिन हम सीधी बात कहें सीरीज में है तो हम क्या करते हैं 1/C इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/C1 प्लस में 1/C2 निकाल देते हैं। ये डेरिवेशन हो गई। और इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जाओगे वहां पे भी इसको ड्राइव करना है तो उसका भी डेरिवेशन यही होता है। बस क्या होता है उसमें Q/C1 आता है ना, और प्लस में Q/C2 आता है, फिर Q से Q ऊपर कट जाता है, C1/C2 हो जाता है। इस तरीके से ही डेरिवेशन होती है। तो ये वेरी शॉर्ट ही चल रहे हैं अभी तक। वेरी शॉर्ट के अंदर देखो तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 क्वेश्चन, तो आपके 18 मार्क्स वेरी शॉर्ट वाले लेके आ रहे हैं। अब 36 जो क्वेश्चन है वो भी आपका यहीं पे है। तो साउंड का डिफ्रैक्शन फिनोमेना है उस पे बेस है, फिर कोहेरेंट सोर्स पे बेस प्रोड्यूस करना है, इंटरफेरेंस पैटर्न वेव के अंदर से, तो ये आपका दिया हुआ है। फिर 37 के अंदर से आओगे तो जो एंगल ऑफ मैक्सिमम पोलराइजेशन है वो 60 डिग्री है, तो कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड आउट करना है, न्यूमेरिकल है। अब न्यूमेरिकल करने के लिए आपको क्वेश्चन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता चल गया तो आप फॉर्मूला भी लिख दोगे ना उसके अंदर, तो वहां से भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाता है। उसके बाद आपको आगे डेरिवेशन कर लो, क्लियर हो जाएगा। देन आपके 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें थोड़े आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे। जैसे आप क्या होगा डायग्राम के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दो। 38 में क्या है, जैसे फुल वेव रेक्टिफायर आया, मैंने बताया था सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन में आपको ड्रॉ करना है सर्किट डायग्राम, एक्सप्लेन करना है उसका वर्किंग किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से नहीं करता, आउटपुट वेव फॉर्म बनाना है। ये आपका आउटपुट वेव फॉर्म हो गया। 39 में जाओगे तो यहाँ पे ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ देखना बुक के क्वेश्चन बहुत कम आपको दिखेंगे जो टर्मिनल एक्सरसाइज या इससे उठाए जाते हैं। आपको उसमें से डिजिट चेंज कर देते हैं बट होते वहीं से इंटेक्स और उसमें से ही, तो हमें ज्यादातर फोकस उस पर करना चाहिए, ठीक है। तो रेन ड्रॉप ये भी न्यूमेरिकल है, और यहाँ पे ये भी आओगे तो ये भी न्यूमेरिकल है। तो 40th क्वेश्चन में आओगे तो यहाँ देखो डायरेक्ट आपका डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो डेरिवेशन देखो तो डेरिवेशन फोकस ज्यादा कर लो। फिर आप उसमें चले जाओ आपके स्कैटरिंग वाले में, तो विजिस्टर एंगल आ गया। विजिस्टर एंगल क्या होता है, उसके ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 10 IP के बराबर होता है इनवर्स में। तो यही चीज आपका यहाँ पे ड्राइव करना है और बताना है इसके अंदर, और रीजन भी बताना है। अब आपको देखो 41 तक आपके थे ये जो क्वेश्चन आए थोड़े बड़े वाले। अब देन आपके 42 और 43 ये लॉन्ग आंसर है जो आपके 10 मार्क्स को कैरी करता है। अब इसमें आपके पार्ट्स बहुत सारे दे देंगे, दोनों में देखो और है इंटरनल चॉइस है। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे अरेंजमेंट दिया हुआ है, और ये आपका डायरेक्टली सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से दिया हुआ है। सेमीकंडक्टर में से जो दिया हुआ है वो आपका फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, VI कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना है। ब्रीफली एक्सप्लेन करना है आपको VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड को, फिर एक्सप्लेन करना है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड LED को भी। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, हमें ये करना है। देन 43 के अंदर आओगे तो लेंस लॉ को करना है, और लेंस लॉ के बाद उसके प्रिंसिपल को भी बताना है। देन उसके बाद डिडक्ट करना है एक्सप्रेशन को म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, उसका फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है सोलेनोइड की कंडीशन। तो इस टाइप के ये पूरे क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में बने हैं। हमने पूरे चैप्टर को भी देखा, कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ये भी हमने देख लिया। आई होप आपको क्वेश्चन पेपर का पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको कर आना है, अब आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। इस प्रकार पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट्स में आपको क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया गया। पार्ट ए के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें MCQ क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, कंप्लीट द सेंटेंस हो गया, पैसेज वाले क्वेश्चन हो गए, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, मैच द फ्लोइंग, ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो पार्ट ए में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन जो पार्ट बी है इसमें आएंगे एक्सप्लेनेशन वाले, डिफाइन करने वाले, डेरिवेशन वाले, फॉर्मूलाज जिसमें आपको लगाना होगा, न्यूमेरिकल वाले, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे पार्ट बी के अंदर। तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का ही अलग स्ट्रक्चर रहने वाला है,
लेकिन दोनों में ही क्वेश्चंस आपके पूरे सिलेबस में से बनकर आएगा। इस पूरे सिलेबस में से किसी में से भी वो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर आपको देंगे, जिसको आपको करना होगा पार्ट ए और पार्ट बी में। बस आपको ध्यान देना होगा थोड़ा डेरिवेशन पे। ये स्टैटिक पोर्शन है तो इनको आप रट भी सकते हो, जो आपकी हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन के दौरान। फॉर्मूलाज जो हो गए, ये डिवाइसेस जो हो गए, इनके नेम हो गए, इनका कॉन्सेप्ट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, वर्किंग प्रोसेस हो गया, कैसे काम करता है, इन सबको थोड़ा सा आपको याद करना होगा। क्योंकि एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करके आते हो और उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिख कर भी आते हो, तो आपको फॉर्मेट के, फॉर्मूला के, डिवाइसेस के, वर्किंग के, प्रिंसिपल्स के, इनके भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो एटलीस्ट आप फेल तो नहीं होगे। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर आना है और जितना आपको आता है लिख कर आना है। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, बस हमारी मेंटलिटी हार्ड बन जाती है कि कैसा क्वेश्चन आएगा, डर सा लगता है। इस फियर को भगाना है और एग्जाम के अंदर पास होकर दिखाना है। सपना आपका जेईई का है या नीट का है, उसको पूरा जरूर कर दिखाना है। आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम लास्ट 10 ईयर से ऐसी वर्क कर रहे हैं और इस साल भी हम पास करवाने वाले हैं कई स्टूडेंट्स को जो एडमिशन लेकर हमारे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो प्लीज ज्वाइन हो जाना। ज्वाइन होने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। बूस्टर में रिकॉर्डेड तो प्रीमियम में लाइव क्लासेस होती है। मैं खुद और हमारी पूरी टीम आपको पढ़ाएगी और एग्जाम्स के अंदर 100% आपको पास करके जितने मार्क्स आप डिजर्व करते हो वो मार्क्स आपको दिलाएगी। पीएमए के सोल्ड पीडीएफ, प्रैक्टिकल्स के लिंक, नोट्स, इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। आप उनको डाउनलोड कर लेना। फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया गया, उस पर ज्वाइन कर लेना ताकि टाइम टू टाइम जो अपडेट्स आए वो आपको मिलता रहे। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। कई लोग सिर्फ वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। बड़ा दुख होता है क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल कर आप तक पहुंचाने में मेहनत लगती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।